दैट इज एटम्स। ठीक है, जैसे कि हम एटम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें इसके इंट्रो के बारे में कुछ पता होना चाहिए, यानी एटम्स होते क्या हैं। जूनियर क्लासेस में आप एटम्स को एक्चुअली पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी यहाँ डिस्कशन इसका क्लैरिफिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पूरा चैप्टर है एटम का वो एटम पे ही बेस्ड है। तो हमें अगर इसके बारे में नहीं पता होगा तो हम पूरे चैप्टर को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम एटम के बारे में जानते हैं, एटम्स क्या होते हैं। एटम्स बेसिकली एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रूम जो होता है वो बहुत सारी ईंटों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो वी कैन से ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रूम्स। उसी तरीके से जो मैटर्स होते हैं, मैटर क्या होते हैं, जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और जिनका कुछ मास होता है। जो मैटर होते हैं वो भी कुछ टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स को मिला के फिर वो एटम की फॉर्मेशन होती है, सॉरी मैटर की फॉर्मेशन होती है। तो जिन टाइनी पार्टिकल्स से मिलके मैटर की फॉर्मेशन होती है उसे हम बोलते हैं एटम्स। ठीक है, वी कैन से एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम्स आर द building blocks of matter। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप एक ये एग्जाम्पल भी ले लीजिए कि ये है मार्कर है, ये भी एक मैटर है, इसने भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है और इसमें मास भी है। तो ये मैटर है, जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये बना है उसे हम बोलेंगे एटम। ठीक है, तो एटम के बारे में आपको पता लग गया। अब देखो एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या उसके अंदर कुछ प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, अगर कुछ प्रेजेंट है तो उसका साइज वगैरह कितना होता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और एटम के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, वो सब हम अब पढ़ेंगे। देखिए डाल्टन जो थे उन्होंने बोला था कि एटम्स आर इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब ये सबसे छोटी यूनिट है, इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी एटम्स से छोटी यूनिट कोई होते ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ, बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई कि हाँ ये चीज़ एटम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जो चीज़ थी उनकी थ्योरी फेल हो गई कि एटम्स आर इंडिविजिबल। सो वी कैन डिवाइड एटम in smallest particle like proton, neutron and nucleus। okay, तो एटम्स आर डिविजिबल। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल जे थॉमसन जो थे उन्होंने एटम के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी कि एटम के बारे में बताया था कि एटम क्या होते हैं। उन्होंने बेसिकली 2 पॉइंट से इसको कंक्लूड कर दिया था कि एटम्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया था कि एटम जो होते हैं ना, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है, मतलब उसमें वो एक टाइप का स्फीयर होता है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन के अंदर जो रेडिश पार्ट होता है उसे हम पॉजिटिव स्फीयर मान लेते हैं, और जो उसके अंदर सीड्स जैसे प्रेजेंट होते हैं ना कहीं कहीं पे, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं। समझ में आ गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स में। ठीक है, तो वी कैन से जे थॉमसन ऑफ मॉडल क्या बोला इन्होंने, फर्स्ट पॉइंट बोला positively charged and electrons are embedded in it. Also we can say these are uniformly distributed over all the positive sphere. Okay, सेकंड उन्होंने बोला, देखो इसका थोड़ा सा मॉडल देख लेते कैसे था कुछ स्ट्रक्चर सा। उन्होंने बोला
कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, ये एटम के बारे में बता रहा है, पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे प्रेजेंट है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये उनका मॉडल होगा, इट लुक्स लाइक ए वाटरमेलन। सेकंड पॉइंट उनका क्या था? सेकंड पॉइंट था कि जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है ना एटम में, उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, यानी उनकी अमाउंट इक्वल होती है, जिससे कि वो आपस में कैंसिल आउट कर जाते हैं। तो जो टोटल चार्ज होता है एटम पे वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। सो वी कैन से एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं। तो सेकेंड पॉइंट लिखें, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल because amount of positive and negative charges are equal। आई थिंक आपको जो ये दोनों पॉइंट्स हैं क्लियर हो चुके हैं। जे थॉमसन ने इन दो चीज़ों के बारे में बताया था। एटम के बारे में उन्होंने दो ही पॉइंट्स में सब कुछ कंक्लूड कर दिया कि एटम्स ऐसे होते हैं। अब देखिए इनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशंस मीन्स मतलब कुछ चीज़ों को ये प्रूव नहीं कर पाए थे। एक देखो एटम है वो स्टेबल होना चाहिए, बट इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था। और सेकंड थिंग जो इनकी लिमिटेशंस थी कि जो आगे एटम्स पे एक्सपेरिमेंट होते गए ना, उनको भी जो रिजल्ट निकल के आए उनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यानी जो अब हम आगे पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एटम का जो मॉडल है वो पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें उन्होंने अल्फ़ा जो स्कैटरिंग पार्टिकल है उनकी ट्रेजेक्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो कैसे कैसे क्या होगा। तो उस चीज़ को, उनकी स्कैटरिंग का जो पाथ होता है, उस चीज़ को जो थॉमसन जी थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये उनकी लिमिटेशन थी। तो चलो अब हम लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या थी उनकी? He could not explain the stability of the atom. ठीक है। सेकेंड पॉइंट, he could not explain the alpha scattering model of atom, sorry रदरफोर्ड। ठीक है, जो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग की ट्रेजेक्ट्री, जो उन्होंने ट्रेजेक्ट्री जो उसका पाथ ऑब्जर्व करके रिजल्ट दिए थे, उसको थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये दो उनकी लिमिटेशंस थी। फिर रदरफोर्ड जी आए। ठीक है, रदरफोर्ड ने अल्फ़ा स्कैटरिंग पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया, एक सेटअप प्लान किया, और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे थे उनकी ट्रेजेक्ट्री के बारे में ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन लिखी, फिर उनसे कंक्लूज़न निकाले। फिर उन्होंने क्या किया, उसके थ्रू, उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। न्यूक्लियस का पता चला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये पता चला कि न्यूक्लियस का साइज अब बहुत ही छोटा होता है इन कंपैरिजन टू एटम्स। ठीक है, और ये भी पता चला कि थोड़े बहुत पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर, उनको हम बोल सकते हैं प्रोटॉन। तो अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट सेटअप के बारे में। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कैसे क्या कुछ प्रोसीजर किया था।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ हम लगाएंगे ये मान लेते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं बिस्मिथ। देखो ये रेडियो एक्टिव सोर्स को लिख दिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स मूव अप करेंगे, तो हमें एग्जाम्पल ले लिया बिस्मिथ है, चलो ठीक है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, यहाँ हम रखेंगे, क्या रखेंगे, लेड ब्रिक्स। लेड ब्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, कोलीमेटर। कोलीमेटर, कोलीमेटर मीन्स जो भी अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे वो एक यूनि डायरेक्शनल में फिक्स हो जाएंगे, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव आउट करने के लिए हमने लेड ब्रिक्स को रखा है, कोलीमेटर को रखा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ हम गोल्ड फॉइल रखेंगे, गोल्ड फॉइल का जो एटम होता है उसको हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग के थ्रू, तो फिर जो रेडिएशंस हैं वो सीधे उस पर पड़नी चाहिए ना, हमें इधर उधर की क्या जरूरत है, फैलने नहीं चाहिए। अगर फैलने भी तो लेड ब्रिक्स ऐसे होते हैं कि वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने साथ, ठीक है। तो इसका यहाँ पे यही काम है कि इसको एक पर्टिकुलर लाइन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है। फिर यूज़ करते हैं हम गोल्ड फॉइल। ठीक है, बताते हैं ये भी क्यों यूज़ किया। थीन गोल्ड फॉइल लगभग लगा लो, इसका डायमेंशन जो होता है 2 × 10⁻⁷ मीटर के करीब। यहाँ हम लगाएंगे जिंक सल्फाइड स्क्रीन, इसको आगे तक लेके जाना। ये है जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और यहाँ हम कहीं रख देंगे, पुट आउट कर देंगे डिटेक्टर। अब देखो क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पे लेड ब्रिक्स रखी कोलिमेट करने के लिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए। फिर हमने यहाँ पे थिन गोल्ड फॉइल रखी। थिन गोल्ड फॉइल इसलिए रखी है क्योंकि इसके हम अंदर के एटम जो होता है, एटम का स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना चाहते हैं स्कैटरिंग के थ्रू, ठीक है। थिन क्यों रखी है? थिन इसलिए रखी है, बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए इससे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पतली नहीं हुई तो हम एटम को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। स्कैटरिंग जो होगी उसका जो मास होगा उसके कारण भी कुछ ना कुछ होगा, मतलब ज़्यादा ही स्कैटरिंग हो जाएगी, तो हम एटम के बारे में ना जानकर, ज़्यादा एटम के बारे में ना जानकर कुछ और ही डिस्कवर हो जाएगा। तो इसलिए ही थिन गोल्ड फॉइल ली थी। देखो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, क्या करते हैं डिटेक्टर, क्या करते हैं अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से स्ट्रेट मूव करते हैं। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट आप स्ट्रेट करो, स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं। ये यहाँ से पास आउट होते हैं, यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं। कहीं पे भी पार्टिकल जब स्ट्राइक करेंगे जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, तभी एक साइंटिलेशन प्रोड्यूस होगा। साइंटिलेशन मीन्स एक ब्राइट फ्लैश प्रोड्यूस होगा, एक लाइट की चमक प्रोड्यूस होगी, और वो तुरंत ही डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट कर ली जाएगी कि हाँ अब पार्टिकल आया और यहाँ पे स्ट्राइक आउट हो गया, तो वो डिटेक्टर उसको जांच कर लेगा कि हाँ अब पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक आउट हो गया। कहीं पे भी जिंक सल्फाइड स्क्रीन में पार्टिकल स्ट्राइक हो जाएंगे तो डिटेक्टर उनको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। देखो ये अल्फा पार्टिकल तो सीधा आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स भी होंगे, आएंगे यहाँ से अपना पाथ डेविएट होके इधर चले जाएंगे, कुछ होंगे इधर चले जाएंगे, कुछ यहाँ से स्ट्राइक हो गए वापस चले जाएंगे, कुछ बिल्कुल 180 डायरेक्शन में चले जाएंगे, मतलब जहाँ से वो आए थे उसी डायरेक्शन में बैकआउट हो जाएंगे, ठीक है। पहले देखो, अगर एक अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट डायरेक्शन में आ रहा है और वो यहाँ से इस पाथ में मूव करे जा रहा है, तो देखो उसका पहला पाथ क्या था, ये था ना, अपने पाथ से कितना मूव हो गया, ये इतना मूव हो गया। इस थीटा को हम बोलेंगे स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल क्या होता है? द एंगल बाय विच अल्फा पार्टिकल्स डेविएट थ्रू बाय देयर इनिशियल पाथ, ठीक है। कितना वो पार्टिकल डेविएट हो रहा है उसके एक पर्टिकुलर जो इनिशियल पाथ था उससे, ठीक है। इसको बोलेंगे थीटा इज स्कैटरिंग एंगल। तो क्या होगा,
अब उन्होंने ऑब्जर्व किया पाथ उसकी अल्फा की ट्रेजेक्ट्री को, क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स तो सीधे निकल रहे थे बिना डेविएशन के, कुछ पार्टिकल्स हैं ऐसे डेविएट हो रहे थे। यानी कि देखो बहुत सारे पार्टिकल्स तो ऐसे डेविएट हो जाएंगे, आप इसको बनाना मत, बस समझाने के लिए ही बता रही हूँ कि बहुत सारे पार्टिकल्स तो ऐसे निकल जाएंगे बिना ही डेविएशन हुए, कुछ भी स्कैटरिंग एंगल नहीं होगा, जैसे वो आ रहे थे वैसे निकल जाएंगे। कुछ पार्टिकल्स होंगे ऐसे मोर देन 1 डिग्री पे निकलेंगे, कुछ पार्टिकल्स है 90 से भी ज़्यादा एंगल पे निकलेंगे, कुछ पार्टिकल्स है ऐसे मुड़ जाएंगे। क्या देखा उन्होंने, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मतलब बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स, लगा लो 99.86% अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट मूव आउट हो जा रहे हैं, यानी कि सीधे अपने पाथ से निकल जा रहे हैं, कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे पार्टिकल निकले जा रहे हैं, बहुत सारे मतलब लगभग सारे ही हो गए ना 99.86, तो सारे ही निकले जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा खाली स्पेस है। बहुत ज़्यादा खाली स्पेस क्यों, क्योंकि अगर इतने सारे पार्टिकल, मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्पेस खाली होगा। नहीं तो अगर स्पेस खाली नहीं होता तो वो टकरा जाते हैं, उनका डेविएशन हो जाता। ठीक है, और फिर देखते हैं कि उन्होंने देखा 0.14% जो पार्टिकल्स थे ना, वो मोर देन 1 डिग्री पे डेविएट हो गए। मोर देन 1 डिग्री लगा लो, जैसे ये लगाओ, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये कितना होगा, लेस देन 90 डिग्री से कम कितने पार्टिकल्स डेविएट हो रहे हैं, 0.14%। उसी तरीके से देखेंगे कि 90% से ज़्यादा कितने पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं, ये कितना होगा, ये 90 था पूरा, ये पूरा होगा 90 से ज़्यादा। देखो यहाँ से देखो, इसको हटाओ, ये देखो, ये तो हो गया 90 डिग्री, ये पूरा कितना होगा, इतना तो 90 था, तो 90 से कुछ ज़्यादा ही हुआ ना। तो अगर यहाँ से 8000 पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो उनमें से लगा लो कम से कम सिर्फ एक पार्टिकल ही ऐसा होगा जो कि 90 से ज़्यादा एंगल पे मूव आउट कर जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट आता है 1, लगाओ 1 in 10⁻⁶ पार्टिकल। अगर 10⁻⁶ पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं, तो उनमें से कम सिर्फ एक ही ऐसा पार्टिकल होगा जो टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। अब इनसे क्या चीज़ें निकलती है, देखो फर्स्ट वाले से मैंने बता दिया था, सेकंड वाले से अगर वो ऐसे डेविएट हो रहा है, तो इसका मतलब एक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा कि जो आइडेंटिकल या डिफरेंट चार्जेस होते हैं, कोई भी चार्जेस प्रेजेंट हो दो, तो उनमें रिपल्शन या अट्रैक्शन होता है। अब रिपल्शन और अट्रैक्शन होता है वो किस चीज़ में डिपेंड करता है, अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो उनमें रिपल्शन होगा। अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो उनमें अट्रैक्शन होगा। अब ये यहाँ से उड़ के कहीं जा रहे हैं, पार्टिकल्स आ रहे हैं, अल्फा देखो, अल्फा हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली होता है हीलियम का न्यूक्लियस, 2e चार्ज होता है और 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट इस पे मास होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है ये। अब ये यहाँ से टकरा के दूर जा रहा है, मतलब रिपल हो रहा है, तो इसका मतलब सेम टू सेम चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बीच में, तभी तो डेविएशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे थोड़े बहुत पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। अगर थोड़े बहुत नहीं, ज़्यादा होते ना, तो सारे के सारे ही ऐसे डेविएट हो जाते। ठीक है, तो इससे पता चला कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन, कि यहाँ पे प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। इस सेकंड जो ट्रेजेक्ट्री थी उसको देख के ये पता चला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, यानी प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। अब देखिए, मोस्ट ये जो 1 in 10⁻⁶ पार्टिकल्स यहाँ से स्ट्राइक आउट होके वापस मूव आउट कर रहे थे, यानी कि पूरा 180 डिग्री पे मूव कर रहे थे। थीटा कितना है, 180 डिग्री, ये वापस टकरा के वापस जा रहे हैं ऐसे 180 डिग्री पे मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल सीधा आया, टकरा के फटाक से पीछे चला गया। मतलब अल्फा कोई हल्का तो है नहीं, न्यूक्लियस पूरा बड़ा न्यूक्लियस है, 2e चार्ज है, 4 AMU मास है, तो ऐसे तो कोई चीज़ नहीं है, कोई हल्की चीज़ प्रेजेंट होगी। रेबल हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है और बिल्कुल स्ट्रेट गया है, इसका मतलब सारा का सारा यहाँ पे कुछ हैवी
चीज रखी हुई है। हैवी क्या होगा, एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड होगा सेंटर पे, और पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज कैसे पता चला, क्योंकि ये रेपल हुआ है इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा। और हैवी है मीन्स सारा का सारा एटम का जो मास होता है वो यहाँ सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और उससे ये पता चला कि उसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस, कि एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इससे ऐसे डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया होगा क्या चीज़ है। तो अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं कि उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसको हम लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने किया, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 99.86% passes undeviated through the gold foil। ठीक है, यानी उनमें कोई भी कोलिजन नहीं हुआ। कोलिजन मतलब किसी से टकराया नहीं, अनडेविएट होके वो सीधा पास आउट हो गया। ठीक है, that is it means there no collision occurred। ठीक है, सेकंड है about 0.14% particles deviate by more than 1 degree, that is theta is less than 90। क्या मतलब हुआ इस चीज का, इस चीज का मतलब हुआ कि इतने पार्टिकल, बहुत ही कम पार्टिकल्स क्या हो गए, डेविएट हो गए मोर देन 90 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री, दैट इज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अबाउट 1 in 8,000 particles deviate through greater than 90। ठीक है, theta is greater than 90, यानी 8,000 पार्टिकल्स में से कोई एक ही ऐसा पार्टिकल होगा जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे स्कैटर हो गया। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या है, अबाउट 1 in 10⁻⁶ particles reflected back through by 180। मतलब जो जिस पाथ से आए थे टकरा के उसी पाथ से वो वापस चले गए 180 डिग्री से। अबाउट 1 in 10⁻⁶ पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड बैक बाय 180 डिग्री। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, फिफ्थ जो ऑब्जर्व किया उन्होंने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स scattered per unit area by angle theta is equal to, क्या लिख सकते हैं, उन्होंने एक ना मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया कि जितने पार्टिकल्स थीटा एंगल से स्कैटर हुए हैं उसको निकालने का फॉर्मूला दे दिया, एन थीटा इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन में साइन 4 थीटा बाय 2। ठीक है, ये चीज होगी। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया बाय एंगल थीटा। यहाँ पे जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर, के है कांस्टेंट, ठीक है, थीटा है स्कैटरिंग एंगल। ओके, फिफ्थ पॉइंट
नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए दिया, और जो है और सारे पार्टिकल्स जो 90 डिग्री से अबोव पे स्कैटर हुए, 90 से कम पे स्कैटर हुए, और जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स अनडेविएशन के थ्रू गए, तो उन सब के बारे में उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब इनका कंक्लूजन वैसे तो मैंने वर्बली बता दिया है, बट इसके कंक्लूजन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए, समझिए क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।